हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जो एक तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। बहुत ज्यादा इसमें हम लोगों के पास प्रैक्टिकल नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बोले सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है वैसा अकाउंटिंग जो कि सबसे एंड में बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम लोगों को बिजनेस का प्रॉफिट और उसका बैलेंस शीट के बारे में पता चले। वही बात लिखा हुआ है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी एंड प्रोडक्ट, क्योंकि ये एंड में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ये क्या करता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसा इंफॉर्मेशन? बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट की, सर कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, बिजनेस का बैलेंस शीट और बिजनेस का प्रॉफिट कैसा है, वो बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में रहे तो आप लिख पाइएगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या होते हैं? ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर का जो रिपोर्ट होता है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट नोट्स। उसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। कौन कौन? 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। इन कंपनीज को क्या नहीं बनाना पड़ता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर, हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से कब तक के लिए बनाती हैं? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर कुछ अलग हो। उसी बात को लिखा गया है, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव ए यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर विच शैल बी अ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर बुक्स का जो ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होना चाहिए? 1 अप्रैल से लेकर के बुक्स बंद कब होता है? 31 मार्च को। लेकिन कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए फाइनेंशियल ईयर दूसरा हो सकता है। फॉर कंसोलिडेशन पर्पस ए कंपनी में हैव डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोगों को सही और सच्चा प्रॉफिट के बारे में पता चले और सही और सच्चा बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता चले। तो टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सही प्रेजेंटेशन हो सके, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके। और दूसरा, टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को सही से प्रस्तुत करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इतना बात को पहले लिखिए। चलिए अगला चीज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कंपनी अपना बैलेंस शीट किस तरह से बनाता है उस पर डिस्कशन है। अभी तक हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे पार्टनरशिप में और क्लास 11th में जो प्रोप्राइटरशिप था वहां पे हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल बनता था। लेकिन कंपनी अपना बैलेंस शीट वर्टिकल बनाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। वो इस तरह से नहीं बनाता है कि लायबिलिटी और फिर उसके बगल में ऐसे। तो बैलेंस शीट जो कंपनी का है उसका हम क्या बना लिए हैं? फॉर्मेट। ये सेम फॉर्मेट बुक का है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन फॉर्मेट का ही आ जाता है। वो बोलता है कि जो नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कंपनी का वो बना के दिखलाइए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्या क्या आता है इसके अंदर? करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स। उसके अंदर पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब पहले हम लोग लायबिलिटी को लिखते हैं और उसके बाद जब लायबिलिटी खत्म होता है तो उसके नीचे हम लोग एसेट्स को लिखते हैं। जबकि हम लोग का पार्टनरशिप में क्या होता था?
सर लाइबिलिटी रुपीज एसेट्स रुपीज इस तरह बनता था, यहां पे ऐसा नहीं है, लाइबिलिटीज बन जाएगा, उसके नीचे वर्टिकल बनाना है। तो सर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें पहला हेडिंग, लाइबिलिटी में 4 हेडिंग है, 1 2 3 4 हेडिंग है। पहला हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, और ये सारे जो ए बी सी है वो है सब हेडिंग। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ये क्या है, हम बोले ये हेडिंग है। और ये जो ए बी सी डी दिख रहा है ये क्या है, सर ये सब हेडिंग है। ये जो आपको दिखता है ये क्या है, सब हेडिंग। मतलब हर हेडिंग के अंदर कई सारे सब हेडिंग है। तो पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा हेडिंग शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और चौथा हेडिंग क्या है, करेंट लाइबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये होता है टोटल बैलेंस शीट का, कि सर जोड़ लीजिए बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम बगल में लिख दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी फिर एसेट्स ऐसे बनता नहीं। जो बैलेंस शीट चल रहा है, लाइबिलिटी खत्म हुआ, उसके नीचे है एसेट्स, तो उसके नीचे एसेट्स, एसेट्स का 2 हेडिंग है। एक हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा हेडिंग क्या है, करेंट एसेट्स। अब इस हेडिंग के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग है, जैसे फिक्स एसेट्स एक सब हेडिंग है, उसके अंदर टेंजिएबल एसेट्स, इनटेंजिएबल एसेट्स, कैपिटल WIP, इनटेंजिएबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, ये सारे सब हेडिंग्स आते हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, करेंट एसेट्स, उसके अंदर का सब हेडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। ये हुआ हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो हम लोग के बुक में भी दिया हुआ है, सेम वहीं से डिक्टो उतारा हुआ है। ये जो हेडिंग और सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर आइटम्स होते हैं, जैसे कि सर ट्रेड पेबल जो है उसके अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश, बैंक, ड्राफ्ट, ये सब आता है। तो वो भी हम लोग को सीखना होगा। अभी तो हम लोग ये सीखे कि सर लाइबिलिटी में 4 हेडिंग होते हैं और बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं, हर हेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ सब हेडिंग है। और एसेट्स के 2 हेड होते हैं, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, सॉरी नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, उसके अंदर कई सारे सब हेडिंग्स होते हैं। तो जो सब हेडिंग हम लोग लिखे हैं उनके अंदर भी कई सारे आइटम्स होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बैलेंस शीट जो बनता है वो रिवाइज शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर आता है। हम क्या बोले, ये जो नया बैलेंस शीट है वो रिवाइज शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर आता है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ दे कि भाई बताओ जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसका शेड्यूल नंबर और कौन सा पार्ट है, तो आप बता पाइए कि शेड्यूल 3 है और पार्ट 1 है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर बनता है उनका। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ PL बोलते हैं। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बनता है। इस बात को भी लिखेंगे, पहले आप इसको लिखो। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे नोट नंबर 1, बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनता है वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है कंपनी का बैलेंस शीट। तो कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनाती है वर्टिकल फॉर्मेट में, जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो कंपनी बनाती है वो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से बनाती है, और वो भी किस में बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। ये 10 आइटम है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वो 10 आइटम है जो अभी अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे, वहां पे इनका नाम था, और वहां पे हम डिस्कशन नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि सर ये आइटम
हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इसमें वो क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, ये सीबीएसई सामने से बोला हुआ है। कौन कौन से आइटम? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कॉपीराइट एंड पेटेंट, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो इससे रिलेटेड कोई भी बात आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया तीसरा बात। उसके बाद लिखे हैं कि कंपनी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। याद कीजिए जब आप 11th में थे तो आपको मैडम पढ़ाई थी कि दो मेथड है बैलेंस शीट बनाने का, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और एक है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कंपनी अपना बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे बनाती है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पे बनता ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या होता है कि सर सबसे पहले कैपिटल आता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद करेंट लायबिलिटी, और एसेट साइड में पहले फिक्स एसेट्स बाद में करेंट एसेट्स। तो कंपनी अपना बैलेंस शीट किस में बनाती है? परमानेंस ऑर्डर में बनाती है, लिक्विडिटी ऑर्डर में नहीं बनाती है। 5 नंबर पॉइंट लिखे हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पीरियड। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट का बनाया जाता है, एक पीरियड का नहीं बनता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बैलेंस शीट में आप यहां पे लिखते हैं एज एट, आप यहां पर एज एट लिखते हैं, मतलब वो इस पर्टिकुलर मोमेंट का बैलेंस शीट है। इसीलिए बैलेंस शीट में क्या लगा रहता है? एज एट। एज ऑन को हटा दिया गया क्योंकि एज ऑन के अंदर 24 घंटा आता है, जबकि बैलेंस शीट एक मोमेंट का बनता है कि उस मोमेंट में ये बैलेंस शीट है। इसीलिए बैलेंस शीट में क्या लगता है? एज एट, एज ऑन हटा दिया गया। अब बोले ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट पीरियड एंड हेंस इट इज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो बनाते हैं सर वो पीरियड का बनता है, वो किसी डेट या किसी पर्टिकुलर मोमेंट का नहीं बनता है। वो पूरा पीछे का एक साल जो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं, हम लोग बोलते हैं सर एक साल का इंफॉर्मेशन पीएल के अंदर होता है। तो वही बात है, इसलिए वो क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नंबर 7, इक्विटी लायबिलिटी हैव 4 मेजर हेड वेयरएज एसेट्स हैव 2 मेजर हेड। ये तो हम लोग बैलेंस शीट में भी डिस्कस किए थे कि सर बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड है उसमें 4 हेडिंग है और जो एसेट साइड है उसमें 2 हेड है। 8 नंबर पॉइंट, करेंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर गोइंग टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब हम बोल रहे हैं सर करेंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलते हैं जिसका सेटलमेंट 12 महीना के भीतर भीतर हो जाएगा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही हो जाएगा, उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? हम बोले सर बिजनेस का जो ऑपरेशन जितने समय में होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं कि सर कुछ नहीं बताएगा तो ऑपरेटिंग साइकिल सारे बिजनेस का कितना होता है? 12 महीने का होता है, इसलिए हम लोग का 12 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये बता दे कि ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, तो हम बोलेंगे सर 15 महीने के भीतर भीतर जो भी लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जाएगा वो सारे लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ करेंट लायबिलिटी का डिफिनेशन कंपनीज अकाउंट के अंदर। कंपनीज अकाउंट बोलता है करेंट लायबिलिटी क्या होता है? वैसा लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल हो जाए या विद इन 12 मंथ हो जाए। अगर 12 मंथ को क्रॉस कर जाए और ऑपरेटिंग साइकिल से पहले कर जाए तो हमारे करेंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर मेरा करंट कोई लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट आफ्टर 12 मंथ बट बिफोर ऑपरेटिंग साइकिल हो, करंट लायबिलिटी। आफ्टर 12 मंथ आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, तो हम बोलेंगे सर वो करंट लायबिलिटी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सर करंट लायबिलिटी चेक करने का 2 क्राइटेरिया हो गया। 12 महीना तक अगर कोई लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जाएगा तो वो करंट लायबिलिटी है, हम बोले हाँ। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाएगा तब भी वो करंट लायबिलिटी है, हम बोले बिल्कुल। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो ऑपरेटिंग साइकिल है 6 महीने का और उसका सेटलमेंट हुआ है 10 महीने में, तो वो क्या है? हम बोले हैं करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम आपको सिखा के रखे हैं कि 12 महीना के भीतर भीतर भी किसी सेटलमेंट हो तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी। और ऑपरेटिंग साइकिल के पहले पहले भी सेटलमेंट हो जाए
तो वो भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो 12 महीना से पहले कोई लायबिलिटी सेटल हो जाएगा तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी ही होगा। लेकिन अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है तो हम बोलेंगे सर ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर भीतर भी अगर सेटलमेंट हो जाएगा तो भी वो क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। इसी बात को यहां लिखे 9th नंबर बात, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर गोइंग टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जो लायबिलिटी का सेटलमेंट 12 महीना के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर ये लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी है, कि सर ये नॉन करंट है और करंट में क्या होगा, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल या फिर विद इन 12 मंथ सेटलमेंट हो जाएगा, वो होगा करंट लायबिलिटी। इस बात को लिखिए, इससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगा। लिखिए, चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करें। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे तो हम वहां पे बोले थे कि हेडिंग है, सब हेडिंग है। जैसे शेयर होल्डर फंड हेडिंग था, उसके अंदर सब हेडिंग था शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। उसी तरह हेडिंग था नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर कई सारे सब हेडिंग्स थे। तो हम बोले थे कि जो सब हेडिंग होगा उसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स का नाम लिखा गया है। जैसे शेयर होल्डर फंड हेडिंग है, सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इतने सारे आइटम्स होते हैं, जो मैक्सिमम हमको मिला हम वो लिख दिए। क्या इस और भी आइटम्स हो सकते हैं, हम बोले हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में इतने में भी काम चल जाएगा। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो वो बोलेगा कि 4 आइटम बताओ जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो सर हम लोग तो 10 आइटम लिख के रखें। और दूसरा सवाल आएगा, वो आइटम का नाम दे देगा और वो फिर पूछेगा इस आइटम का हेडिंग बताओ और सब हेडिंग बताओ। तो ध्यान से सोचो, जैसे क्वेश्चन में लिखा है सिंकिंग फंड, आइटम दे दिया और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये किस हेड के अंदर आएगा, तो हम बोलेंगे सर सिंकिंग फंड शेयर होल्डर फंड के हेड के अंदर आएगा। और किस सब हेड के अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, एक बनेगा कि वो आपको सब हेड का नाम बताएगा, बोलेगा रिजर्व एंड सरप्लस का 5 आइटम बता दो, तो बहुत सारा आइटम लिखे हैं बता देंगे। और दूसरा वो आइटम का नाम बता देगा और फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि बताओ ये आइटम का हेड क्या है, सब हेड क्या है। तो सर आइटम का नाम अगर हमको याद हो, उसका हेडिंग और सब हेडिंग याद हो, तो फिर हम लोग दोनों आंसर डील कर सकते हैं। अगर वो पूछा सब हेड का 5 आइटम बताओ तो ये जवाब दे देंगे आइटम्स, और अगर वो आइटम का सवाल पूछा कि वो 10 आइटम दे दिया अलग अलग हेड और सब हेड का, तो उसका हेडिंग और सब हेडिंग हमसे पूछेगा। उसी को हम अभी लिख रहे हैं, अभी हम 4 लिखे हैं, आइए डिस्कस कर ले। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस एक सब हेड है, उसका हेडिंग कौन है, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, सब्सिडी रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है, आपको याद ही करना होगा कि सर ये सारे आइटम्स हैं जिनका हेडिंग शेयर होल्डर फंड है और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस है। आगे बढ़े, दूसरा हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इतने तरह के हम लिखे हैं कि सर अगर एग्जाम में पूछ दे कि 4 तरह का लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताओ तो बता देंगे, बॉन्ड, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। और अगर क्वेश्चन इनका नाम बता दे, आइटम्स बता दे और पूछे कि बताओ इसका हेडिंग और सब हेडिंग क्या है, तो हेडिंग है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आगे बढ़े, अगला 3rd नंबर, सर हेडिंग है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का क्वेश्चन बोले कि 4 आइटम बता दो, तो ये रहा आइटम जो हम ABCD करके लिखे, ये आइटम्स है। तो सर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारे क्या है सर, ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल्स है। हम बोले हाँ, और इन आइटम्स का, इन एग्जांपल्स का हेडिंग क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो दोनों क्वेश्चन डील हो जाता है याद कर लेने से। चौथा हेडिंग करेंट लायबिलिटी,
सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कि सर हेडिंग है करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर क्वेश्चन बोले कि 4 एग्जांपल दे दो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो ये रहा एग्जांपल, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट लेस देन 12 मंथ। ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के एग्जांपल्स हैं। और क्वेश्चन अगर आपको ये एग्जांपल दे दे और वो पूछे कि बताओ इसका हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है, तो हम बोलेंगे सर ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट का हेडिंग क्या है, करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ रहे हैं बात, लिखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5वां नंबर, हेडिंग क्या है, करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करेंट लायबिलिटी। क्या क्या आता है, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड पेबल, जीएसटी पेबल, मैच्योर्ड डिबेंचर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो सर अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि अदर करेंट लायबिलिटी का एग्जांपल दीजिए, इतना सारा एग्जांपल है, जितना वो बोलेगा उतना दे दीजिएगा। और अगर वो एग्जांपल लिख के क्वेश्चन बोलता है इसका हेडिंग और सब हेडिंग बताओ, तो ये रहा हेडिंग करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करेंट लायबिलिटी। अगला हेडिंग है करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग है ट्रेड पेबल। क्या क्या आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो क्वेश्चन में अगर मान लो लिखा रहा क्रेडिटर और पूछा इसका हेडिंग बताओ, तो करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल हेडिंग करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। उसके बाद अगला 7th नंबर, हेडिंग करेंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट। सर ये तो लॉन्ग टर्म में भी है, हम बोले हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो तब आएगा हु विल रिटायर विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो विद इन 12 मंथ में उसको पेमेंट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर वो फिर क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। और 8वां नंबर, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आता ही नहीं है तो इसका कोई हेडिंग और सब हेडिंग नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि 4 एग्जांपल दीजिए कंटिंजेंट लायबिलिटी का, तो 4 एग्जांपल लिख लिए। प्रपोज डिविडेंड, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डिप, वी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, और गारंटी गिवन बाय द कंपनी। तो 4 कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी नाम, ये सारा बात आपको याद करना पड़ेगा, लिखिए। चलिए अभी हम लोग जितना आइटम पढ़े थे वो सारा लायबिलिटी साइड का था। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड के आइटम्स। सबसे पहला हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट, सब हेडिंग फिक्स एसेट्स टेंजिएबल। उसमें क्या क्या आता है सर, वही जितना फिक्स एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, लाइव स्टॉक मतलब पालतू जानवर, और कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब सर मान लीजिए मेरा कोई बिल्डिंग है जो अभी बन ही रहा है, बन के कंप्लीट नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यूआईपी। दूसरा नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग में सब हेडिंग क्या है, फिक्स एसेट्स इंटेंजिएबल। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, राइट, ब्रांड्स, डिजाइन, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं फिक्स एसेट्स इंटेंजिएबल के। तो एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछता है कि 4 फिक्स एसेट्स इंटेंजिएबल एसेट्स का नाम बताइए, तो सर आप कोई भी 4 लिख दीजिए, या फिर वो आइटम का नाम बताए और आपसे बोले बताओ गुडविल का हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है, तो सर हेडिंग है नॉन करेंट एसेट्स और सब हेडिंग क्या है, फिक्स एसेट्स इंटेंजिएबल। अगला हेडिंग है नॉन करेंट एसेट्स, सब हेडिंग है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आ सकता है सर, शेयर, डिबेंचर में मोर देन 12 मंथ के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए पैसा, 12 महीना से अधिक समय के लिए, या फिर आप प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का ट्रस्ट और सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो भी क्या कहलाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब 4th हेडिंग क्या है, करेंट एसेट, सब हेडिंग क्या है, इन्वेंट्री।
तो सर इन्वेंट्री में क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल्स, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, ये सारा एग्जांपल है इन्वेंट्री का। तो अगर एग्जाम में वो बोले इन्वेंट्री का 4 एग्जांपल दो, आप दे सकते हैं, या फिर वो आइटम का नाम लिख दे और आपसे पूछे कि बताओ ये किस हेड के अंदर आएगा, तो हम बोलेंगे करेंट एसेट्स के अंदर, और किस सब हेड के अंदर आएगा, तो इन्वेंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट, हेडिंग है करेंट एसेट, सब हेडिंग है ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर क्या क्या है? एक डेटर है और एक बिल्स रिसीवेबल है। अगला, हेडिंग है करेंट एसेट, सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये सारे किसके एग्जांपल है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है ड्राफ्ट, तो सर ड्राफ्ट कौन सा हेडिंग में आएगा? करेंट एसेट। सब हेडिंग किसमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लिखिए, चलिए 7th हेडिंग क्या है? करेंट एसेट्स, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसका एग्जांपल हम बोले सर ऐसा लोन एंड एडवांस जो कि विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि सर वो हम लोगों का शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? जनरली 12 मंथ। उसके बाद हेडिंग करेंट एसेट्स, सब हेडिंग अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारा एग्जाम्पल है अदर करेंट एसेट्स का। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि अदर करेंट एसेट्स का 4 एग्जाम्पल दीजिए, आप दे सकते हैं, या फिर वो आइटम्स का नाम लिख देगा और फिर आपसे पूछेगा बताओ इसका हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। तो सर हम लोग को हेडिंग सब हेडिंग मालूम है इन सारे एग्जाम्पल्स का। ये जितना बात हम लिखवाए हैं, इतना बात आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा, तभी जाके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने ही में से पूछे जाएंगे और तभी हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे सर जितना बात आप लिखवाए हैं उससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, तभी हम लोग अगले क्लास को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लिखिए,